तो हेलो 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 गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स वीक 4 का क्विक वन शॉट। ठीक है। तो नोट्स में आप लोग देख सकते हो कि पहली एक एग्जांपल आ गया, जेंडर वर्सेस यूज ऑफ स्मार्टफोन। तो हम लोग ध्यान से समझते हैं। इस वाले एग्जांपल में दो वेरिएबल है, यहाँ पे देख सकते हो। एक है ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन और एक है जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स। ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन खुद में दो वेरिएबल और है, यस और नो। और जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स में भी दो वेरिएबल है, मेल और फीमेल। ठीक है। एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है कि यार ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन एंड जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स बोथ आर कैटेगोरिकल वेरिएबल। ठीक है। एंड मेल फीमेल यस नो ऑल आर नॉमिनल वेरिएबल, मतलब कि ये दो जो वेरिएबल है ये है कैटेगोरिकल वेरिएबल। और यस नो मेल फीमेल ये जो चार वेरिएबल है ये है नॉमिनल वेरिएबल। नॉमिनल याद है ना, वीक 1 का। नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरवल और फिर रेशियो। ठीक है। ये हम लोग वीक 1 में ऑलरेडी पढ़े थे। डाटा को रेफर करने के बाद, आफ्टर रेफरेंस टू डाटा, मतलब कि एक डाटा दिया गया है जो कि 44 मेल फीमेल स्टूडेंट्स और 56 मेल स्टूडेंट्स का है। ठीक है। जिसमें 76 स्टूडेंट्स, मतलब कि बोथ बोथ जेंडर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोथ जेंडर ओन स्मार्टफोन, और जो 24 स्टूडेंट है डिड नॉट ओन स्मार्टफोन। ये भी बोथ जेंडर की ही बात किया गया है। इनमें से 34 फीमेल स्टूडेंट के पास फोन है और 42 मेल स्टूडेंट के पास फोन है। यहाँ पे अगर इन दोनों को सम करोगे, 34 और 42, तो आप लोग देख सकते हो कि 76 आ रहा है, जो कि हम लोगों को पहले ही बताया गया कि बोथ जेंडर को मिला के 76 स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन है। ठीक है। अब इस ये जो गिवन डेटा है, ये वाला जो पूरा का पूरा गिवन डेटा है, ये हम लोग लिखेंगे कैसे? ये हम लोग लिखेंगे टू वे टेबल के द्वारा। ठीक है। टू वे टेबल के वो हम लोग ध्यान में रखते हुए इस वाले टेबल को ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज यूजिंग ए टू वे टेबल रेफर टू ए कॉन्टिजेंसी टेबल। टू वे टेबल को हम लोग कॉन्टिजेंसी टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है। अब एक कॉन्टिजेंसी टेबल होता क्या है? व्हाट इज एन कॉन्टिजेंसी टेबल? कॉन्टिजेंसी टेबल कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है। कॉन्टिजेंसी टेबल जो चीज है वो ऐसा दिखता है। देख सकते हो यहाँ पर, इस वाला जो कॉलम है यहाँ पर ओनरशिप है और यहाँ पर जेंडर है। जेंडर में फीमेल और मेल है, और यहाँ पे फीमेल मेल का टोटल और यहाँ पर यस और नो का टोटल। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि जेंडर में 32, मेल में 42, जो कि ओन करते हैं स्मार्टफोन। नो पे हम लोग कुछ नहीं लिखे, जो कि हम लोग कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। 76 टोटल स्टूडेंट जो है स्मार्टफोन ओन करते हैं और 24 टोटल स्टूडेंट स्मार्टफोन ओन नहीं करते। और फिर 44 टोटल स्टूडेंट स्मार्टफोन को ओन करते हैं फीमेल स्टूडेंट, और 56 टोटल फीमेल मेल स्टूडेंट स्मार्टफोन ओन करते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी इनका टोटल हम लोग निकाल सकते हैं। अब बात आता है कि द एबव एग्जांपल इज इन नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल विथ ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। ये जो चीज, ये जो पूरा एग्जांपल है, जैसे कि यस नो फीमेल मेल, इसमें ऑर्डर, सॉरी, इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है। अब क्या होगा अगर हम ऑर्डिनल स्केल को ध्यान में रखते हुए काम करें। ठीक है। हम ऑर्डिनल स्केल याद है ना, ऑर्डिनल स्केल वीक 1 में हम लोग किए थे, जिसमें जिनमें ऑर्डर
इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो क्या होगा अगर हम लोग ऑर्डिनल स्केल ले आए? तो एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, इनकम वर्सेस यूज ऑफ स्मार्टफोन। ठीक है। द इस वाले एग्जांपल में कैटेगोरिकल वेरिएबल होंगे इनकम और यूज ऑफ स्मार्टफोन। ठीक है। इनकम में होंगे तीन वेरिएबल, लो मीडियम और हाई, जो कि तीनों ऑर्डिनल होगा। और ओन स्मार्टफोन में दो वेरिएबल हो गए, यस और नो, जो कि और नॉमिनल होगा। ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा गया है कि, मैं एक सेकंड इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। ठीक है। कि we have to maintain the variable consist of ordinal scale in order like high medium low। मतलब कि जो कि इनकम में फर्दर तीन वेरिएबल था, हाई, मीडियम और लो। इन हाई, मीडियम, लो और लो को हम लोगों को बताया गया है कि नंबर से डिनोट करना पड़ेगा। नंबर से डिनोट करना पड़ेगा। और ऐसे डिनोट करना पड़ेगा जो कि ये ऑर्डिनल डाटा जो है वो समझ में आए। यहाँ पे देख सकते हो, हाई को हमने वन वन से डिनोट किया, मीडियम को हमने टू से डिनोट किया, लो को हमने थ्री से डिनोट किया। ठीक है। तो ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं कि ऑर्डिनल डाटा कैसे होता है। तो अगर हम लोग पहले वाले कॉन्टिजेंसी टेबल पे चले और यहाँ पे हम लोग इनकम लिख दे, हाई, लो, मीडियम। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। तो हम लोग कैसे ऑर्डर मेंटेन कराएंगे? हाई हाई को हम लोग वन से रिप्लेस करेंगे, लो को थ्री से रिप्लेस करेंगे और टू को, मीडियम को टू से रिप्लेस करेंगे। तो ऑर्डर, तो हम लोग ऑर्डिनल टू वे टेबल बना सकते हैं। ठीक है। लोग नीचे जाते हैं और एक टर्म आता है कि रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी पढ़े थे वीक टू में या फिर वीक थ्री में। ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज होता था? जो का हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, उस चीज का फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ही हम लोगों को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देता था, आर एफ। ठीक है। अब आर आर एफ क्या है? रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? तो रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोगों को बोला गया है कि डिवाइड ईच सेल फ्रीक्वेंसी इन ए रो बाय इट्स रो टोटल। यहाँ पे हम लोग चले आते हैं, यहाँ पर रो टोटल है ये वाला। ठीक है। रो टोटल आप लोग देख सकते हो, नहीं सॉरी, मैं शायद किसी चीज पे गलती कर रहा हूँ। रो कॉलम। ठीक है। हाँ। तो रो टोटल होगा यहाँ पर इस वाले चीज का जो टोटल यहाँ पे लिखा आएगा, और कॉलम टोटल होगा इस वाले चीज का जो कॉलम टोटल यहाँ से निकल के आएगा, वो वाला। नहीं सॉरी 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 सॉरी, मैं दोबारा गलती कर रहा हूँ। रो टोटल होगा इस वाले में, मुझे थोड़ा सा रो और कॉलम में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ये वाला चीज जो होगा, ये हो जाएगा आपका रो टोटल। मतलब कि इस केस में रो टोटल आएगा 76 प्लस 24। और ये वाला जो चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉलम टोटल। ठीक है। कॉलम टोटल में क्यों बता रहा हूँ मैं, आज आप लोगों को बताऊंगा। इस वाले केस में कॉलम टोटल आएगा 44 प्लस का 56। सॉरी। अब देख सकते हो कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गया। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो टर्म सेम ही है, रो की जगह कॉलम ऐड कर दो। तो जहां पर हम लोग कॉलम टोटल से डिवाइड करते थे, वहां पर कॉलम, जहां पर हम लोग रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पे रो टोटल से डिवाइड करते थे, वहां पर कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पे कॉलम टोटल से डिवाइड कर दो। यहाँ पे देख सकते हो दोनों का समरी लिख के रखा हूँ। जो रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो होगा फ्रीक्वेंसी अपॉन रो टोटल, और कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वो होगा फ्रीक्वेंसी अपॉन में कॉलम टोटल। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कोफ्ता लिख के रखा हूँ, इफ रो व कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हर एक वेरिएबल के लिए सेम आ जाए, तो फिर दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे। तो इस वाला जो टर्म है एसोसिएटेड,
वाले टर्म को ध्यान में रखते हुए ही बाकी का क्लास कंटिन्यू होगा। ठीक है, ये एसोसिएटेड वाला टर्म आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बार देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें बताया गया है कि अगर रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हर एक रो या फिर हर एक वेरिएबल के लिए सेम आ रहा है, ठीक है, सेम आ रहा है या फिर अप्रोक्स सेम आ रहा है, तो फिर दो वेरिएबल जो होंगे, जिस दो वेरिएबल के लिए हम लोग रो और कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले थे, वो दो वेरिएबल एसोसिएटेड एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग स्टैक्ड बार चार्ट या फिर सेगमेंटेड बार चार्ट क्या है। बार चार्ट हम लोग ने ऑलरेडी पढ़े थे वीक 2 पे। बार चार्ट कुछ ऐसा सा दिखता है। ठीक है, अब हम लोग वो पेरेटो चार्ट, लाइन चार्ट, वो सब के चीजों में हम लोग नहीं घुस रहे हैं। तो बार चार्ट ऐसे हम लोग को दिखता है। ठीक है, अब स्टैक्ड बार चार्ट जो चीज है, वो वाला क्या बना है, आप लोग नीचे डायग्राम देख रहे हो। जो स्टैक्ड बार चार्ट जो चीज है, ये एक नॉर्मल बार चार्ट है। ठीक है, ऐसा अगर होता तो एक नॉर्मल बार चार्ट है। हम लोग इसको अभी दो कलर से डिनोट किए गए हैं। जो रेड में, इस एग्जांपल में जो रेड कलर है वो यस को डिनोट कर रहा है, और जो नो कलर है वो मतलब कि जो ग्रीन कलर है, ग्रीन और येलो, वो नो को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इस वाले एग्जांपल में, इस वाले बार में जो यस, जितना प्रतिशत यस को डिनोट कर रहा था उतना प्रतिशत मैंने रेड से मार्किंग कर दिया, और जितना प्रतिशत नो को डिनोट कर रहा था उतना प्रतिशत मैंने नो को मार्क कर दिया। इस वाले बार को देखते हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो यस का परसेंटेज है वो ज्यादा है। सेम इस वाले बार के लिए भी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर एक बार चार्ट को डिफरेंट, एक बार चार्ट के स्पेसिफिक बार्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में तोड़ा जाए या फिर क्लासिफाई करा जाए, तो इसको सेगमेंटेड बार चार्ट या फिर स्टैक्ड बार चार्ट कहेंगे। ठीक है, अभी स्कैटर प्लॉट क्या चीज है, स्कैटर प्लॉट क्या चीज है, ये वाले स्कैटर प्लॉट से ही जो मैक्सिमम सवाल बनेंगे, जो कोवेरिएंस, कोरिलेशन और वगैरह वगैरह जो सब चीजें हैं, वो स्कैटर प्लॉट से ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्कैटर प्लॉट वाला क्या चीज है, यहाँ पे एक आर्बिट्ररी एग्जांपल दिया गया है कि एज है 1, फिर हाइट हो गया 75 सेंटीमीटर, अगर एज 2 है तो हाइट हो गया 85 सेंटीमीटर, 3 है तो 94, 4 है तो 101, और 5 है तो 108। तो इस वाले डाटा को अगर हम लोग एक ग्राफ पे प्लॉट कर लिए, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स एक्सिस को हम लोगों ने पकड़ा कि एक्स होता है एज, ठीक है, और वाई एक्सिस को हम लोगों ने हाइट पकड़ा। तो एक्स में आप लोग देख सकते हो कि हमारे जरूरत अनुसार हम लोग 6 तक मार्किंग किए, और एक मतलब कि हम लोग वाई एक्सिस जो है हम लोग 70 से शुरू किए। एक बार लाइन मतलब कि वो स्ट्रिक टाइप का एक चीज देखिए, इसका मैं स्पेसिफिक नाम भूल गया हूँ। जिसे भी अगर नाम पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इसके लिए मैं सॉरी। तो 70 से हमने शुरू किया, हमारे अकॉर्डिंग मतलब की जरूरत के अकॉर्डिंग हमने 105 तक रखा। ठीक है, अपने पास डाटा है 108, लेकिन हाँ 105 तक रखेंगे फिर भी चलेंगे, चलेगा। तो अगर फर्स्ट ईयर में जो हाइट था वो 75, तो यहाँ पे हम लोग मार्क कर दिया। सेकंड ईयर में हाइट था 85, यहाँ पे मार्क कर दिया। थर्ड ईयर में हाइट था 95 अप्रोक्स, तो यहाँ पे हाइट मार्क कर दिया। फोर्थ ईयर में हाइट कुछ था 100 और 105 के बिटवीन, और 108 था फिफ्थ ईयर। ठीक है, सॉरी आई गेस सिक्स्थ ईयर में, ये फिफ्थ ईयर, हाँ फिफ्थ ईयर में ही 108 था। तो इन सब पॉइंट्स को अगर हम लोग ऐसे प्लॉट करें, तो इस वाले प्लॉटिंग को ही स्कैटर प्लॉट कहते हैं। ध्यान में रखना, ये वाले जो प्लॉटिंग है इनको ज्वाइन मत कर देना। अगर इनको ज्वाइन करोगे तो इसको लाइन प्लॉट कहेंगे, जो हमारे वीक 4 के सिलेबस के साथ रेलिवेंट नहीं है। ऐसे ही प्लॉट करके
पॉइंट्स को प्लॉट करके रख दो। इसको ही हम लोग स्कैटर प्लॉट कहेंगे, ठीक है। अब बात आता है कि एक्सपोनेंटरी सॉरी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और रेस्पॉन्स वेरिएबल। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो चीज है वो समझाता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर इनपुट वेरिएबल, जैसे कि स्टाडियर। मतलब कि एक ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करना नहीं करता, ठीक है। जैसे कि स्टडी आवर्स, अगर हम लोगों को एक डाटा सेट दिया जाए कि एग्जाम स्कोर वर्सेस स्टडी आवर्स, तो हम लोग ऐसे तो बता ही सकते हैं कि जितना ज्यादा स्टडी आवर्स होगा उतना ज्यादा ही एग्जाम स्कोर होगा। हम लोग ऐसे नहीं बता सकते कि जितना ज्यादा एग्जाम स्कोर होगा या फिर जितना ज्यादा स्टडी आवर्स होगा उतना ही ज्यादा या फिर कम स्टडी आवर्स होगा, ठीक है। ऐसा हम लोग नहीं बता सकते। तो स्टडी आवर्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्टडी आवर्स को हम लोग कुछ भी मतलब कि बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। लेकिन एग्जाम स्कोर जो है वो एक तो स्टडी आवर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। और दूसरा जो बात है वो हम लोग बढ़ा या फिर घटा नहीं सकते, ठीक है। ये वाला वेरिएबल कॉम्प्लीटली स्टडी आवर्स वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर रेस्पॉन्स वेरिएबल के ऊपर जाए, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिखा दे रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, आउटपुट वेरिएबल है, ये इनपुट वेरिएबल है। मतलब कि जितना ज्यादा हम लोग स्टडी आवर्स देंगे, जितना ज्यादा हम लोग स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे, उतना ज्यादा ही हम लोग को एग्जाम का स्कोर अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो इनपुट हम लोग स्टडी कर रहे हैं, आउटपुट जो है एग्जाम स्कोर आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो रेस्पॉन्स वेरिएबल जो है वो आउटपुट वेरिएबल है, और इसका एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा है कि एग्जाम का स्कोर, और डिपेंडेंट ऑन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। और अगर ऊपर वाले एग्जांपल के साथ हम लोग अगर देखें तो एज जो हो जाएगा वो एक्स एक्सिस पे बैठ रहा है, और ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बन जाएगा। और हाइट जो है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, और ये रेस्पॉन्स वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। हम लोग एसोसिएशन को डिस्क्राइब फर्दर डिस्क्राइब कैसे करेंगे? एसोसिएशन को हम लोग फर्दर चार टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्शन, कर्वेचर, वेरिएशन और आउटलाइन। अब डायरेक्शन मतलब कि क्या हम लोग मीन करना चाह रहे हैं? पैटर्न गोज अप डाउन और बोथ, ठीक है। अगर ये वाला जो चीज है, ठीक है, ये वाला ग्राफ है, ये हम लोग देख सकते हैं कि पैटर्न जो है वो अप जा रहा है, तो हम लोग बता देंगे कि डायरेक्शन अप है, ठीक है। मैं आपको ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। और अगर बाय चांस पैटर्न कुछ ऐसा होता, ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, जो कि मतलब कि अगर हम लोग ओवरऑल देखें कि ये वाला जो ग्राफ है वो डाउन की तरफ ही जा रहा है, तो हम लोग इसको डाउन डायरेक्शन बता लेते हैं, ठीक है। बाकी का पढ़ लेते हैं। कर्वेचर क्या है? बट पैटर्न appears टू बी लीनियर और कर्व। ये वाला अगर आप लोग एग्जांपल देखो तो ये वाला एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है, मतलब कि ये लीनियर कर्वेचर हम लोग कह सकते हैं। अगर अगर ऐसा कुछ ग्राफ दिया होता, आप लोग देख सकते हो कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर पैराबोला टाइप चीज बन रहा है। जो इस लोगों को रेक्टेंगुलर पैराबोला नहीं पता, घबराएगा नहीं। आप लोग देख सकते हो कि मैं इनके लिए मैं मतलब आसान करके बोल रहा हूँ कि एक कार्व जैसा दिख रहा है। अगर हम लोग ऐसे भी एक ग्राफ बनाए, ठीक है, थोड़ा सा कलर कर दिया, अगर हम लोग ऐसे भी एक ग्राफ बनाए, आप लोग देख सकते हो कि एक कर्व जैसा एक ग्राफ बन रहा है। तो इन दोनों केसेस में हम लोग बताएंगे कि कर्व कर्वेचर फॉलो हो रहा है, ठीक है। और 3 नंबर चीज पे वेरिएशन, आर द पॉइंट्स टाइटली और लूजली क्लस्टर। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हो इस वाला एग्जांपल को हम लोग देख के बता सकते हैं कि जो पॉइंट है वो दूर दूर को प्लेस किया गया है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लूजली क्लस्टर्ड
क्या चीज था, लूजली क्लस्टर्ड वेरिएबल, ठीक है। और अगर कोई भी एग्जांपल में कुछ ऐसे हम लोगों को पॉइंट दिया गया है, ठीक है, कुछ ऐसा पॉइंट दिया गया है हम लोगों को, तो हम लोग इजीली देख के बता सकते हैं कि ये एक टाइटली क्लस्टर्ड वेरिएबल। अब आउटलायर्स क्या चीज होता है? क्या मेरा पूरा डाटा सेट में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज तो नहीं आ रहा है? अब अनएक्सपेक्टेड चीज हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मैं मतलब कि लिख के बता देता हूँ। इस वाले एग्जांपल से कुछ भी खास आउटलायर्स हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है। कुछ खास आउटलायर्स हमें पता नहीं चल रहा है। तो अगर हम लोग एक ऐसे एग्जांपल लिखे कि ऐसे ऐसे तो जा रहा था, ठीक है, ये एक पूरा ट्रेजेक्टरी है, तो आप लोग देख सकते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, फिर आप डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अगर एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, फिर तीसरा पॉइंट ये है, आप लोग देख सकते हो जो मतलब कि रेगुलर यूजुअल जो चीज है उनसे ये तीन पॉइंट, ये जो तीन पॉइंट है वो थोड़ा सा अलग है। तो ये तीन पॉइंट हो जाएंगे इस वाले ग्राफ के आउटलायर्स, ठीक है। समझ गए होंगे। हम लोग अभी मेन टॉपिक पे चलते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं कि कोवेरियंस और कोरिलेशन क्या होता है। पहले हम लोगों को कोवेरियंस पढ़ना होगा, फिर कोवेरियंस से ही डिराइव होके कोरिलेशन टर्म आएगा, ठीक है। तो कोवेरियंस क्या चीज होता है? क्वांटिटी का, सॉरी, क्वांटिफाइज, मैं खुद का हैंडराइटिंग ही खुद नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अच्छा करके लिख दे रहा हूँ। क्वांटिफाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल, ठीक है। लीनियर एसोसिएशन जो दो वेरिएबल के साथ जो स्ट्रेंथ है, उसको क्वांटिफाई करने के लिए कोवेरियंस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले, ठीक है, एज, फिर प्राइस जो लाख में है, फिर डेविएशन ऑफ एक्स और डेविएशन ऑफ वाई, ये दो चीज मैं अभी समझाऊंगा। और ये जो दो चीजें वो गिवन रहेगा, वो आप लोग ऑलरेडी शायद समझ रहे होंगे, ठीक है। तो एज को अगर हम लोग, एक सेकंड मैं परमानेंटली लिख रहा हूँ, एज को अगर हम लोग एक्स आई लेट करें और या फिर एक्स लेट करें, और प्राइस को अगर हम लोग वाई लेट करें, मतलब कि इस वाले कॉलम को हम लोग एक्स कॉलम बोलेंगे और इस वाले कॉलम को हम लोग वाई कॉलम बोलेंगे, तो चीज ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर इस वाले चीज का हम लोग सैंपल वेरिएंस निकालें, ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और कितना चीज है, 1 2 3 4 5, ठीक है, पांच अपन में पांच, तो जो सैंपल मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 3। आप लोग कैलकुलेट करके भी देख सकते हो कि 5 4 9 9 12 12 13 15 15 जो कि आ जाएगा 3। इसका मीन आ गया 3। पहले एक्स बार निकालो, ठीक है, ये इसका एक्स बार हो गया। और जो वाई के लिए जो था, ठीक है, वाई का जो वाई बार आ जाएगा वो आ जाएगा 4, ठीक है। अब डेविएशन वाला क्या चीज है? हम लोगों को डेविएशन ऑफ एक्स निकालने के लिए एक्स का इनिशियल एलिमेंट, मतलब एक्स का एक एलिमेंट माइनस में एक्स का मीन, और डेविएशन ऑफ वाई निकालने के लिए वाई का एक एलिमेंट और माइनस में वाई का मीन, ठीक है। तो हम लोग अगर करें तो 1 - 3 -2 2 - 3 -1 3 - 3 0 4 - 3 1 5 - 3 हो जाएगा 2, ठीक है। और अगर हम लोग y का डेविएशन निकालें, जो कि आ जाएगा, एक सेकंड, 6 - 4 2, 5 - 4 1, 4 - 4 0, 3 - 4 -1, और 2 - 4 -2, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगर नोट्स के नीचे पे चले, यहाँ पे देख सकते हो एक खोपचा टाइप कॉन्सेप्ट लिखाया गया है कि व्हेन लार्ज वैल्यूज ऑफ x एसोसिएटेड विथ लार्ज वैल्यू ऑफ y, द साइन ऑफ डेविएशन विल ऑल्सो सेम। क्या बात है, मैं समझा रहा हूँ। अगर, और ये यहाँ पर सेम भी होगा, अगर स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स एसोसिएटेड विथ स्मॉल वैल्यू ऑफ वाई, देन फिर भी साइन ऑफ डेविएशन जो है सेम ही होगा। अब डेविएशन वाला क्या चीज है? एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई वाई आई माइनस वाई बाई को ही हम लोग डेविएशन कहेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो कि इस वाले एग्जांपल के साथ तो ये वाला जो चीज है वो अच्छी तरीके से समझा नहीं पाएंगे, तो हम लोग नीचे वाले स्टेटमेंट पे चलते हैं।
When large values of x associated with small values of y, the signs of deviation will also different. या फिर small values of x associated with large values of y, the signs of deviation also different. मैं इस वाले से समझा रहा हूँ. यहाँ पे देख सकते हो कि स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स मतलब कि 1 और लार्ज वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब कि 6. ठीक है. डेविएशन का साइन, इन दो डेविएशन के साइन में देखो अंतर है. ये +2 है और एक -2 है. यहाँ पे देख सकते हो कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 5. ठीक है. हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स क्या है 5 और लोएस्ट वैल्यू ऑफ वाई क्या है 2. ठीक है. तो एक डेविएशन देख सकते हो कि +2 और दूसरा डेविएशन -2. ऐसे आप लोग देख सकते हो कि सेकंड लोएस्ट वैल्यू जो एक्स में था वो था 2 और सेकंड हाईएस्ट वैल्यू जो वाई में था वो था 5. इसमें भी एक डेविएशन माइनस में एक डेविएशन प्लस में, यही बताया गया है. और इसको इस चीज को अगर हम लोग सम अप करके लिखे कि एक्स का लार्ज वैल्यू और वाई का लार्ज वैल्यू अगर एसोसिएट किया जाए तो सेम साइन आएगा. वाई का स्मॉल वैल्यू और वाई का एक्स का स्मॉल वैल्यू अगर मतलब कि एसोसिएटेड रहे तो फिर भी डेविएशन दोनों का सेम साइन ही आएगा. एक्स का लार्ज वैल्यू और वाई का स्मॉल वैल्यू अगर एसोसिएटेड रहे तो डेविएशन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट साइन आएगा. एक का प्लस हुआ तो दूसरे का माइनस, दूसरे का एक का माइनस हुआ तो दूसरे का प्लस. और अगर एक्स का स्मॉल हुआ और वाई का लार्ज हुआ तो फिर भी सेम डिफरेंट साइन आएगा. मतलब कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी लग जाएगा. ठीक है. अभी अगर कोवेरियंस निकालने के लिए हम लोग अगर ऊपर वाले एग्जांपल को एक कॉलम ऐड कर दे इस वाले एग्जांपल में, आप लोग देख सकते हो कि सेम ही एग्जांपल है. हम लोग ऊपर में सिर्फ इतना सा देखे थे. अब ये वाला कॉलम ऐड कर दिया. अब ये वाला कॉलम क्या महत्व रखता है. ठीक है. तो हम लोग देख सकते हो कि दोनों जो डेविएशन था एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार, इन दोनों डेविएशन को प्रोडक्ट कर दिया. तो -2 इंटू में 2 -4, -1 इंटू में 1 -1, 0 इंटू में 0 0, 1 इंटू में -1, 2 इंटू में -2 जो कि -4. ठीक है. और इन चीज का मैंने समेशन कर लिया तो आ जाएगा -10. इतना तक अभी ध्यान में रखो. हम लोग अगर नीचे जाते हैं तो कोवेरियंस का एक साफ साफ फॉर्मूला दिया गया है. पॉपुलेशन कोवेरियंस, सैंपल कोवेरियंस. कोवेरियंस तो पॉपुलेशन और सैंपल में अंतर क्या है आप लोगों को ऑलरेडी पता है. वीक 1 में या फिर वीक 2 में, शायद वीक 2 में या फिर वीक 3 में आप लोग ऑलरेडी मतलब कि पढ़ चुके होंगे कि पॉपुलेशन में होता है सिंपल एन मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स और सैंपल में होता है n-1 मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में 1. ठीक है. तो यहाँ पे देख सकते हो कि समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार आ चुका है जो कि है -10. यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो. समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन में n पॉपुलेशन के लिए और सैंपल पे के लिए n-1. तो इसका जो पॉपुलेशन कोवेरियंस है वो आ जाएगा -10 अपॉन में टर्म्स का 5 जो कि आ जाएगा -2 और सैंपल कोवेरियंस आ जाएगा माइनस का 10 जो कि ऊपर में था डेविएशन का प्रोडक्ट का समेशन, दोनों डेविएशन के प्रोडक्ट का समेशन और नीचे आ जाएगा n-1 जो कि 4 जो कि आ जाएगा -2.5. ठीक है. अभी यूनिट्स ऑफ कोवेरियंस हम लोग कैसे निकालेंगे. ये वाला जो चीज है ये वाला इंपॉर्टेंट है. इससे ही क्वेश्चन बनेंगे जो बनने वाला क्वेश्चन है. ठीक है. अगर हम लोग नीचे जाए कि कोवेरियंस का यूनिट क्या चीज है. कोवेरियंस का यहाँ पे देख सकते हो एक खोपचा कॉन्सेप्ट लिखा गया है कि इफ पॉपुलेशन में पॉपुलेशन कोवेरियंस को पी कोवेरियंस लिखा हो और सैंपल कोवेरियंस को एस कोवेरियंस लिख के रखा हो. तो अगर पी कोवेरियंस और एस कोवेरियंस आर ऑफ नेगेटिव साइन, बोथ आर ऑफ नेगेटिव साइन, देन वी कैन से होल कोवेरियंस इज ऑफ नेगेटिव साइन. ठीक है. और अगर पॉपुलेशन कोवेरियंस और सैंपल कोवेरियंस दोनों पॉजिटिव साइन के साथ हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पूरा कोवेरियंस है वो पॉजिटिव साइन के साथ ही रहेंगे. यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है कि बेसिकली इट इज वेरी हार्ड टू इंटरप्रेट द यूनिट ऑफ कोवेरियंस फॉर दिस टर्म इज इंट्रोड्यूस नोन एज कोरिलेशन. मतलब कि कोवेरियंस के यूनिट फाइंड करने में डिफिकल्टी बहुत है. तो इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए कोरिलेशन बोल के एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है. ठीक है. तो अभी कोरिलेशन क्या चीज है बोला. तो किसी भी न्यूमेरिकल के बीच कोरिलेशनल इफेक्ट निकालने के लिए वी यूज, हमें एक फॉर्मूला दिया गया है कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अपॉन में स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई. आप लोग देख सकते हो कि इसको हम लोग अगर फर्दर मतलब कि क्लासिफाई करके लिखे तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला बनता है जो कि आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन बनाने के लिए. आप लोग अगर चाहो तो मुझे कमेंट्स
में बता दो कि स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला शीट चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, तो फिर मैं टेलीग्राम पे अपलोड करके एक वीडियो के थ्रू, एक छोटा सा 2 3 10 15 सेकंड के वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को अपलोड अपडेट कर दूंगा। या फिर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लो, तो आप लोगों को जब भी मैं अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो ये वाला चीज निकलता है। अब ये वाला चीज और ये वाला चीज में रिलेशन क्या है, आप लोग देख सकते हो कि कोवेरियंस ऑफ एक्स और वाई को हम लोग सिर्फ समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन हम लोग लिखे हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का सिर्फ ऊपर वाला पार्ट और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का भी सिर्फ ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, अगर हम लोग सैंपल कोवेरियंस मतलब सैंपल कोवेरियंस का ही बात करें तो यहाँ पे नीचे n-1 आएगा। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी नीचे n-1 आएगा। और अगर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की बात करें तो यहाँ पर भी नीचे n-1 आएगा। तो n-1 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 तीनों कट जाते हैं, और जो फाइनल फॉर्मूला रहता है वो ये वाला फॉर्मूला रहता है। ये मस्ट रिमेंबर है, इसी से आप लोगों का सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, और जो कोर रिलेशनल कोफिशिएंट जो है वो ऑलवेज वो +1 और -1 के भीतर ही रहेगा। जो कोर रिलेशनल कोफिशिएंट है, मतलब कोर रिलेशनल जो चीज है, वो हम लोग आर से डिनोट करेंगे, वो -1 और मतलब कि -1 भी बन सकता है, और -1 और 1 के अंदर भी हो सकता है, या फिर 1 भी हो सकता है। ठीक है, अब आर स्क्वायर वाला क्या चीज है, ये होता है गुडनेस ऑफ फिट मेजर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कम समझाया दे रहा है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, फिट मेजर। ठीक है, तो आर स्क्वायर जो चीज है, आर स्क्वायर जो चीज है वो आर स्क्वायर की इक्विवेलेंट होता है। अब भला आर स्क्वायर और आर स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है, ये आर जो है वो कोरिलेशनल कोरिलेशनल कोफिशिएंट है। मतलब कि जो, एक सेकंड, जो गुडनेस ऑफ फिट मेजर है वो कोरिलेशनल कोफिशिएंट का ही स्क्वायर होगा। ठीक है, और हम लोग देख सकते हैं कि आर जो है वो -1 से 1 तक लाई करता है। और अगर 1 और -1 पे अगर आर का वैल्यू हो, मतलब कि एग्जैक्ट 1 और -1, या फिर -1 और 1 के क्लोज, तो हम लोग बता सकते हैं कि लीनियर जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, और अगर आर स्क्वायर का अगर ये स्क्वायर हुआ तो माइनस का टर्म तो आएगा नहीं। तो आर स्क्वायर का वैल्यू लाई करता है 0 और 1 के बीच में। अगर -1 किसी भी चीज का आर हुआ तो आर स्क्वायर वो 1 के अराउंड हो जाएगा, और अगर 1 हुआ तो फिर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 1 के अराउंड हुआ तो फिर भी 1 के अराउंड ही आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग मतलब कि स्ट्रॉन्ग गुडनेस ऑफ फिट मेजर बता सकते हैं। और अगर आर का वैल्यू -1 और 1 के बीच बीच नहीं, 1 के अप्रोक्स या फिर इक्वली हो जाए तो हम लोग गुड कोरिलेशनल कोएफिशिएंट बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों को पता है कि वी नो दैट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आप लोगों को नहीं पता, तो ये मैथमेटिक्स वीक 2 में अच्छे से समझाया गया है, वन शॉट में। तो आप लोग चैनल पे पढ़ा ही होगा, जाके देख लो। ठीक है, तो y जो है, y आप लोग देख सकते हो कि वो रेस्पॉन्स वेरिएबल को दर्शाता है। m जो है वो स्लोप है। x जो है वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को दर्शाता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, और रेस्पॉन्स वेरिएबल जो मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल था। और c जो है वो इंटरसेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट टॉपिक में हम लोग आ चुके हैं, एसोसिएशन बिटवीन ए कैटेगोरिकल वेरिएबल एंड ए न्यूमेरिकल वेरिएबल। ठीक है, assume that categorical variable has two categories। और अगर कोई भी कैटेगोरिकल वेरिएबल के अगर दो कैटेगरी रहे तो हम लोग इसको डाई, एक सेकंड, ये चीज मैंने क्या लिखी है, मैं मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है। डाइकोटोम्स, डाइकोटोम्स कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल जेंडर में मेल और फीमेल, और ओनरशिप ऑफ ए स्मार्टफोन में येस और नो। ये जो चीज था कैटेगोरिकल वेरिएबल, सॉरी कैटेगोरिकल वेरिएबल में दो कैटेगरीज,
मेल, जेंडर और ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन। यहाँ पे देख सकते हो कि दो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, इसको हम लोग डाइकोटोफॉर्म्स कह सकते हैं। और मेल, फीमेल, यस, नो, जो कि ये चार था, ये चार चीजें नॉमिनल वेरिएबल। हाँ ठीक है। अभी एक लास्ट फॉर्मूला पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशनल कोएफिशिएंट, ठीक है। तो आरपीबी से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो एक मतलब कि कठिन सा एक फॉर्मूला है, वाई नॉट बार माइनस वाई वन बार एस एक्स अंडर रूट में पी नॉट पी वन। सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। वाई नॉट बार जो चीज है वो है मीन ऑफ ग्रुप जीरो, ठीक है। ग्रुप जीरो याद है, अगर हम लोग मेल को जीरो से डिनोट करें और फीमेल को वन से डिनोट करें, तो यहाँ पर एक सेकंड, जीरो से डिनोट करें, तो यहाँ पे बता रहा है कि मेल ग्रुप का मीन को ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वाई नॉट माइनस में वाई वन नॉट, मतलब कि फीमेल ग्रुप का मीन को ही हम लोग वाई वन नॉट लिखेंगे। और एस एक्स होगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। और पी नॉट माइनस पी वन, ये आप लोगों को मतलब कि नया टर्म है। पी नॉट है प्रोपोर्शनलिटी ऑफ ग्रुप जीरो, मतलब कि मेल मेल ग्रुप का प्रोपोर्शनलिटी। और पी वन होगा प्रोपोर्शनलिटी ऑफ ग्रुप वन, मतलब कि फीमेल ग्रुप का प्रोपोर्शनलिटी। अब प्रोपोर्शनलिटीज कैसे निकालेंगे, पी नॉट और पी वन। एक सेकंड, मैं पी नॉट और पी नॉट लिख के रखा हूँ, तो जरा मैं सही कर देता हूँ। तो पी नॉट जो चीज है वो प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए बता रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप जीरो, मतलब कि नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर मेल और फीमेल ये दोनों डाटा सेट ही आप लोगों को दिया जाए, ऐसा मतलब कि जरूरी नहीं है आप लोग मेल को जीरो पकड़ो फीमेल को वन पकड़ो। ये आपके ऊपर है, आप लोग फीमेल को भी जीरो पकड़ सकते हो, मेल को वन पकड़ सकते हो, ये आपके ऊपर है। मेल को वन पकड़ लो, फीमेल को टू पकड़ लो, ठीक है। ये मैंने मेल को जीरो पकड़ा और फीमेल को वन पकड़ा, इसलिए मैं बार बार मेल स्टूडेंट्स को मतलब कि जीरो से डिनोट कर रहा हूँ और फीमेल को वन से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात याद रखना है, ऐसा कुछ भी मतलब कंपल्सरी चीज नहीं है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी ऑफ ग्रुप जीरो के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप जीरो, मतलब कि नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि नंबर ऑफ मेल प्लस फीमेल स्टूडेंट, ठीक है। और बी वन में है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप वन, मतलब कि नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स। एक सेकेंड, इसका क्या होगा, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स। और जो नीचे होंगे यो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स प्लस फीमेल स्टूडेंट्स। ये वाला जो फॉर्मूला है इसको भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो इतना ही था स्टैटिस्टिक्स के वीक फोर पे। तो क्वालिफायर्स के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग, मुझे पता है कि सारे लोग ही जो लोग मेरे मेरे साथ जुड़े हुए होंगे, तो सभी का क्वालिफायर में सिलेक्शन हो चुका है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द क्वालिफायर। स्टैटिस्टिक्स का क्वालिफायर का सिलेबस यहाँ पे ही खत्म हुआ। तो थैंक यू, ठीक है। और आप लोग शायद मेरे चैनल को ब्राउज करके देख ही सकते हो कि मैंने 5 तारीख से क्लास शुरू करूंगा, लाइव क्लास, जहाँ पर मैं स्टैटिस्टिक्स का और डे टू डे वाइज हम लोग जो पोर्टल पे एक्टिविटी क्वेश्चंस रह रहे, प्रैक्टिस असाइनमेंट रह रहे, ग्रेडेड असाइनमेंट्स को भी हम लोग दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। शायद पीआर की सेशन में अलग से लूं, ठीक है। क्योंकि सब कुछ रिवाइज करके फिर क्वेश्चंस लगा के फिर पीवाईक्यू करके स्ट्रीम थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग शायद इसको 2 पार्ट में करें। ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, ठीक है। बाय बाय।